It states that when ray incident to the interface of a medium and travels in number of mediums and emerge out in the same medium as incident, then angle of emergence becomes equals to incident angle, that is both incident ray and emergent ray becomes parallel. क्या हो जाती है बेटा? पैरेलल। अब इस बात को बेटा यदि प्रूव करना है तो जरा देखो, ये मेरे पास एक मीडियम था, मैंने केवल 2 मीडियम लिए, आप 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, जितने मर्जी मीडियम, और वो शायद आपको दिख नहीं रहे। अब शायद दिख रहे, 1 2 3, अब बिल्कुल सही है बेटा। तो बेटा जी यहां पर ये कुछ मीडियम्स थे और इसमें मैंने मान लिया ये एयर है, ये बेटा वाटर है, ये बेटा ग्लास है, ये बेटा फिर एयर है। यहां पर बेटा स्पीड ca है, यहां पर cw है, यहां पर बेटा cg है, यहां पर फिर से ca है, ये स्पीड्स है। और इन स्पीड में अब क्या हुआ कि एक रे मैंने यहां से ली और उसे ऐसे इंसिडेंट कर दिया। ये मेरी केवल प्रेडिक्शन है कि जब मैं रे को इंसिडेंट करूंगा तो वो ऐसे जाएगी, बट मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब मीडियम में है ये केवल एक प्रेडिक्शन है हमारी, एक इमेजिनेशन है कि इंसिडेंट रे ऐसे पहुंचेगी। बट होता क्या है बेटा, ये इंसिडेंट रे थी, मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया बेटा नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। ये n1 n2 बेटा नॉर्मल है, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल होगा बेटा I1। अब जब रे यहां से बेटा बैंड होगी ऐसे, और बेटा जब रे ऐसे बैंड हुई तो ये एंगल हो गया बेटा R1, ये इंसिडेंट रे एंगल, ये बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल। अब जब रे फिर यहां पहुंची तो फिर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये नॉर्मल हो गया बेटा ये तो M1 और ये हो गया M2। ये बेटा और ज्यादा डेंस थी तो ये फिर से बैंड होगी, ये इंसिडेंट एंगल I2, ये बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल R2, और फिर से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया।
ये था बेटा L1 और ये L2, और ये रे इसके पैरेलल। और इस एंगल को बेटा कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये होती है इमरजेंट रे। मुझे इस चीज को प्रूव करना है बेटा, तो प्रोसीजर क्या है जरा सुनो। ऑल द नॉर्मल्स आर पैरेलल, n1 n2 पैरेलल विद m1 m2 पैरेलल विद l1 l2, ये सब पैरेलल्स हैं। यदि पैरेलल है बेटा तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल r1 इक्वल्स टू बेटा I2 एंड R2 इक्वल्स टू बेटा I3। R2 इक्वल्स टू कितना बेटा I3। ये बेटा एंगल्स हैं। E क्या है? इमरजेंस एंगल। अब यदि मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, बाय स्नेल्स लॉ, क्या था भाई गरिमा? स्नेल्स लॉ बेटा म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। एयर से वाटर में गया तो ए म्यू जी डब्ल्यू, क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, किसके बराबर होगा बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज द साइन I1 अपॉन साइन R1, इक्वेशन बेटा 3। अब यहां से यहां, तो अब कहां से? वाटर से ग्लास, वाटर टू ग्लास, CW अपॉन CG। एंगल कितना है बेटा? I2, साइन I2 अपॉन साइन R2। अब बेटा ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर, CG अपॉन CA, क्या होगा बेटा? साइन I3 अपॉन साइन E। अंजलि, सुधांशु, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ये डायग्राम पहले ऐसे जानी चाहिए थी, बैंड हो गई, फिर और बैंड हो गई, फिर ये मैंने इसे CA CW CG CA, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्नेल्स लॉ लगाया, एयर टू वाटर दिस, फिर वाटर टू ग्लास ये, फिर बेटा ग्लास टू एयर ये। अब बेटा मुझे प्रूव करना है कि एंगल I1 क्या E के बराबर है। यदि ये दोनों बराबर होंगे तो ये लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। क्या इन सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रोडक्ट 1 है? तो बेटा जरा देखो, मुझे इसे मिटाना पड़ेगा ऊपर से। क्या करें बेटा? मल्टीप्लाइंग थ्री, 4 एंड 5, क्या होगा? A म्यू W, W म्यू G, G म्यू A, किसके बराबर बेटा? CA बाई CW, CW बाई CG, CG बाई CA, किसके बराबर होगा बेटा? साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I2 बाई साइन R2, और साइन I3 बाई साइन E।
W से बेटा W, G से G, A से A। तो बेटा A म्यू W, W म्यू G, G म्यू A किसके बराबर 1। जितने भी मीडियम्स होंगे, चाहे आप 3 लें, 4 लें, 10 लें, 20 लें, जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और यदि रे उनमें से ट्रेवल करते हुए अपने ओरिजिनल मीडियम में एंटर कर जाती है या आ जाती है, तो उन सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रोडक्ट हमेशा 1 होती है। तो आप देख रहे होगे, एयर से वाटर आई तो एयर से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर से ग्लास तो वाटर से ग्लास, और ग्लास से फिर एयर, ग्लास से फिर एयर, सब एक दूसरे से मैच होते जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी 1। दूसरा बेटा, यदि मैं इस थीम को लूं तो इस डायग्राम को तो मैं हटा देता हूं जरा। तो बेटा A म्यू G, तो ये 1 था, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I2 अपॉन साइन R2, साइन I3 अपॉन साइन E, फ्रॉम 1 and 2 1 इक्वल्स टू बेटा साइन I1, साइन I1 ऐसी रखो, साइन R1 की जगह साइन I2, साइन I2, R2 क्या है I3, और साइन I3 अपॉन साइन E, I3 से I3, I2 से I2, 1 इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन E, साइन I1 इक्वल्स टू साइन E, और I1 इक्वल्स टू बेटा E। दैट मीन्स जिस एंगल पर रे इंसिडेंट होती है एयर से मीडियम में, और जब बेटा किसी भी मीडियम से वो फिर एयर में आता है, तो वो एंगल हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं बेटा हेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equals to angle of emergence, that is emergent ray parallel to incident ray। इंसिडेंट रे के क्या होती है, पैरेलल, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब मेरे लिए कितना यूजफुल है वो सोचना है। सबसे पहला बेटा, मान लिया आपको पता है कि एयर से ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, और आपको वाटर ग्लास टू एयर निकालना हो तो मान लिया मैंने एक क्वेश्चन लिया बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass is 1.5. Find refractive index glass to air। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है बेटा, वो हमेशा एयर टू ग्लास का, वो था 1.5 या 3/2, और मुझे चाहिए बेटा ग्लास टू एयर। तो अब बेटा हमेशा ग्लास टू एयर जो होगा और एयर टू ग्लास बिल्कुल क्रॉस हो रही है, हमेशा 1 होता है। तो बेटा ग्लास टू एयर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एयर टू ग्लास,
तो ग्लास म्यू ए कितना होगा 1/3/2। तो ग्लास टू एयर बेटा 2/3। जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी डेरिवेशन आएगी, कोई भी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, उसका मतलब होता है एयर से निकल के वाटर में एंटर कर दिया। अब बाई चांस वो वाटर से निकल के एयर में एंटर करने लगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ऐसे मीडियम जहां रे एंटर करती है और फिर उसी मीडियम में वापस आती है, ऐसे कितने भी मीडियम में कंसीडर करूं, उन सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रोडक्ट हमेशा 1 होती है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं बेटा, पूरा चैप्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इर्द गिर्द घूमता है। एक ग्लास शीट थी बेटा, एक लेंस था, आप उसमें कुछ नहीं बदल सकते। आप उसे काटोगे तो बेटा क्या चेंज होगा, एक हल्का फुल्का सा चेंज होगा। क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा एक लेंस या उसके पास एक लेंस था, लेकिन वो किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पा रहा। लेंस अब फोकस करने के लिए ना उसे घिसना है, ना उसे काटना है, ना कुछ नहीं करना है, ना कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करना है। आप कैसे फोकस करेंगे? तो वी यूज द डिफरेंट कलर्ड रेज। मैं अलग अलग कलर की रे डाल के देखूंगा, उनका पता है कि अलग अलग वेवलेंथ होगी। यदि वेवलेंथ अलग होगी तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होंगे। और बेटा जो फोकल लेंथ की हम बात करते हैं ना, फोकल लेंथ बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो कहीं भी यदि फोकल लेंथ चेंज करनी है, किसी का फोकस चेंज करना है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। और एक सिंपलेस्ट वे टू चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ओनली द कलर ऑफ द रेज। मैं रेज के कलर चेंज करूं बस। तो एक बच्चे के लिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी मैं इस चैप्टर को आगे लेके चल रहा हूं, आप देखेंगे हर जगह कॉन्सेप्ट केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही आके रुकेगा। और यदि मुझे यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं इसी बात को इंप्लीमेंट करना नहीं जानता हूं, तो बेटा फिर तो आप एडिशनल क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप कोई टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, उसके सिंपल से क्वेश्चन कर सकते हैं, पर जो बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उन्हें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी थी बेटा, और इस पर बेस्ड भी एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5th है। और अभी थोड़ा सा आगे चले तो मैं इसके क्वेश्चन साथ साथ ही कराऊंगा बेटा, और आपको भी साथ साथ करेंगे, और इसका असाइनमेंट भी मैं बिल्कुल साथ ही दे दूंगा, तो आज ही दे दूंगा। और जो जो क्वेश्चन होंगे उन्हें साथ साथ देने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी मैंने आपको एक साथ वो दे दिया, क्या कहते हैं, असाइनमेंट, किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया। आज ब्रेविज ने सारे आंसर भेजे थे, और बाकी सब बच्चों किसी को याद ही नहीं रहता, कोई करना नहीं चाहता, सबकी अलग अलग थ्योरी चलती है। एनीवे, अब बेटा इसके बाद मेरे पास बेसिक कंसेप्ट हो गया, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब मैं इन दोनों प्रिंसिपल्स को लेके कुछ बेसिक फिनोमिनन्स की बात करूंगा। जैसे सबसे पहले होता है कि लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट मैंने कितनी बार एक्सपीरियंस किया है, जिन बच्चों की आईज बिल्कुल 6/6 है, नॉर्मल आईज है, और जो हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया से जो भी कोई किसी को इस तरह की डिसीज है, और वो किसी तरह का कोई स्पेक्स यूज करता है, आप उसका स्पेक्स लो और जब खुद लगाओगे तो जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर था वो आपको शिफ्ट नजर आएगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। एक्चुअल में जब आपने लेंस यूज किया तो उसमें शिफ्टिंग होगी ही। तो कितना शिफ्ट हो जाता है उसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट। दैट मींस रे ऐसे जानी थी और वो बेंड होके यहां से जा रही है, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली कितना गैप है, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। तो यहां पर लेटरल शिफ्ट पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन भी होते हैं और एक फिनोमिनन भी है। तो यदि मैं लेटरल शिफ्ट की बात करूं तो यहां भी हर चीज कंडीशनल है। Lateral shift, that is a perpendicular distance between the incident ray and emergent ray.
ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। जब हम रिफ्रैक्शन यूज करते हैं उस टाइम जो भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, उसे मैं कहता हूं लेटरल शिफ्ट। तो यहां तक तो बेटा मैंने पीडीएफ भेज दी थी आपको, और बस एक आधा टॉपिक और होगा, मैं आपको फिर भेज ही दूंगा। और उसका कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा वक्त लगता है बेटा, और लगना चाहिए भी। तो अब टॉपिक है बेटा लेटरल शिफ्ट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। The perpendicular distance between emergent ray and incident ray during the refraction is known as lateral shift। क्या कहते हैं बेटा लेटरल शिफ्ट? क्या करें, लेट a ray AB incident to the interface of medium of refractive index mu। इंटरफेस में दो बार यूज कर चुका। व्हाट इज द इंटरफेस? इंटरफेस दैट इज द लेयर और द सरफेस which divides two medium, which separates two medium। एक ग्लास है बेटा, पानी से भरा हुआ है, ये मेरे पास ग्लास है और इसमें मैं पानी डाल दूं, तो इतना पानी डाला बेटा, तो उस वाटर और एयर के बीच की जो एक लेयर है, जो उन दोनों को सेपरेट कर देता है, उसे हम कहते हैं बेटा इंटरफेस। कहीं पानी भरा हुआ है, पानी के ऊपर एयर है, तो वाटर लेवल जो है, वाटर की जो लेयर है और एयर की लेयर के बीच का जो डिफरेंस है, उसे क्या कहते हैं हम? लेटरल शिफ्ट, सॉरी इंटरफेस। कैसे? ये बेटा मेरे पास एक मीडियम था, जैसे कोई ग्लास स्लैब वगैरह कुछ ले लिया मैंने, ये एयर है, ये बेटा मीडियम, तो जो ये वाली लेयर है इसे कहता हूं मैं इंटरफेस। अब बेटा एक रे ली और उसे मैंने कैसे इंसिडेंट कर दिया, यहां से रे आई, तो ये तो जस्ट इमेजिनेशन है। मैंने यहां बेटा एक नॉर्मल लिया, और ये बेटा एक रे ए थी, ये बी है, ये नॉर्मल बेटा एन है, ये n1 है, तो यहां पर एन बी n1 इक्वल्स टू टी, इसे कहते हैं थिकनेस ऑफ मीडियम। ये बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से यहां तक ये तो थिकनेस होगी थी। अब बेटा जब रे यहां से आई तो ऐसे बैंड होगी,
अब बेटा यहां फिर एक नॉर्मल, रे बेटा इसके पैरेलल आ गई, ये पॉइंट हो गया बेटा सी, ये होगी डी, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, और यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जो लिखा है बेटा एम, इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट डी। ये रिफ्रैक्टेड रे, यहां पर बेटा ये इमरजेंट, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है बेटा जरा देखो, एक तो एंगल एन बी ए इक्वल्स टू आई इंसिडेंट एंगल, एंगल एन वन बी सी इक्वल्स टू बेटा आर रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल सी बी एम इक्वल्स टू बेटा डेल्टा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ई बेटा इमरजेंट एंगल, अब जरा आप देखो, और सीएम विच इज डी, इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट। और मुझे बेटा निकालना क्या है लेटरल शिफ्ट। तो हम क्या करें, एक राइट ट्राइंगल ले, इन राइट ट्राइंगल CMB, CMB क्या ले बेटा, साइन डेल्टा, साइन होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, CM अपॉन BC, साइन डेल्टा CM बेटा D अपॉन BC, तो D इक्वल्स टू बेटा BC साइन ऑफ डेल्टा। अब BC निकालो बेटा, BC के लिए ट्राइंगल क्या लूं, इन ट्राइंगल BN1C, BN1C, यहां बेटा कोस लगाओ, कोस आर, कोस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BN1 अपॉन BC, तो BC इक्वल्स टू BN1 इज T अपॉन कोस ऑफ R, और इसे रख दो बेटा फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, तो बेटा D इक्वल्स टू T साइन डेल्टा अपॉन कोस R, या तो ये लेटरल शिफ्ट होता है, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ABN इक्वल्स टू एंगल N1B और बेटा M, दैट इज एंगल I इक्वल्स टू R प्लस डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल्स टू I माइनस R, तो बेटा जी यहां रख दो D इक्वल्स टू T साइन ऑफ डेल्टा, डेल्टा की जगह रखा बेटा I माइनस R अपॉन कोस R। This is the lateral shift. Lateral shift depends upon the thickness of the medium and angle of incidence, क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी के प्रोपोर्शनल में R निकाल सकता हूं। तो ये बेटा एक लेटरल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। 2 नंबर 3 नंबर में या तो बेटा ये डेरिवेशन आ जाती है या कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, और इसके क्वेश्चंस मैं बस अगली क्लास से कराना शुरू करूंगा, साथ साथ और एक असाइनमेंट में आपको सेंड करूंगा। और ये बेटा लेटरल शिफ्ट है। ऐसी इसमें और फिनोमिनन है, जैसे फिर आएगा इसमें अपरेंट डेप्थ,
फिर आता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और बेटा फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन शुरू होता है थ्रू द कर्व्ड सरफेसेस ऑफ द ग्लास। तो कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जो अब तक बन सकते हैं वो मैं आपको सेंड करूंगा, प्लस इसकी जो PDF होगी। अब PDF में केवल ये टॉपिक नहीं था जो मैंने नहीं कराया था। क्यों भाई अंजलि? यस सर। यस सर, दे दिया था ना बेटा। अब ये टॉपिक था, तो अगली PDF जो होगी उसमें ये भी होगा और आगे का भी होगा बेटा। तो सर पीछे वाला एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ था। जी बेटा, जो अभी एक क्वेश्चन कराया था वो वाला भी भेज देना सर। हाँ हाँ, दो और भी क्वेश्चन बेटा मैं कराऊंगा। मैंने अभी कहा कि जब तक 2-4 बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और साथ साथ ही क्वेश्चन करते चलेंगे। असाइनमेंट भी मैं भेज दूंगा, NCERT के भी साथ साथ करेंगे, सब साथ साथ करेंगे बेटा। ओके ठीक है सर। चलो, बच्चे तो पहले ही निकल गए, बस क्या कहूँ, बड़े महान बच्चे हैं बेचारे ये, और इनकी तो पूजा वूजा ही होनी चाहिए। ये मोहित शर्मा नाम बदल लिया क्या, कोई नया बच्चा है? मोहित, चलो मत बात कर बेटा। ओके बेटा, गुड इवनिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग सर। नमस्ते।